हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम जयते क्लासेस। हमने लास्ट लेक्चर में जो 71st बीपीएससी के साइंस के क्वेश्चंस देखे थे, तो आज अभी हम लोग जो 70th बीपीएससी हुआ था उसके क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो इसमें जो और बाकी जो आपकी सीरीज है करंट अफेयर्स और हिस्ट्री की, वो राहुल सर करवा ही रहे हैं। तो पहले मैं अभी इसमें साइंस के पीवाईक्यू सॉल्व करवाऊंगा एंड देन उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज है वो देखेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 70th के जो साइंस के पीवाईक्यूज हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा। तो विस्थापन प्रतिक्रिया देगा, इसका मतलब कौन सा रिप्लेसमेंट रिएक्शन देगा। तो जो रिप्लेसमेंट रिएक्शन होता है वो बेसिकली रिएक्टिविटी जो सीरीज होती है उसके बेसिस पे होता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स के जो सॉल्ट सॉल्यूशंस होते हैं उससे उसको रिप्लेस कर देती हैं। तो अगर हम इसमें जो हमारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है NaCl विलयन कॉपर धातु, बी AgNO3 विलयन कॉपर धातु, MgCl2 विलयन एल्यूमिनियम धातु, FeSO4 विलयन सिल्वर धातु। तो देखिए, अगर हम इसमें इनमें जो भी मेटल्स दी गई हैं, अगर हम उनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है इनमें से Na। उसके बाद जो रिएक्टिव है वो है मैग्नीशियम, ठीक है। उसके बाद जो है एल्यूमिनियम, उसके बाद आयरन एंड उसके बाद कॉपर एंड उसके बाद Ag। तो ये हमारा रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। तो हम इसके बेसिस पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा जो इनमें से जो पेयर है वो विस्थापन प्रतिक्रिया देगा। तो देखिए, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो लेस रिएक्टिव के सॉल्ट सॉल्यूशन से उस मेटल को रिप्लेस करती हैं। तो देखिए, इसमें क्या है, जो सोडियम है, तो सोडियम जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन नहीं देगा। सेम चीज़ Mg जो है और एल्यूमिनियम दिया हुआ है, तो क्योंकि Mg जो है एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये भी रिप्लेसमेंट रिएक्शन नहीं देगा। इसी तरह इसमें जो आयरन है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये भी रिप्लेसमेंट रिएक्शन नहीं देगा। फिर तो ऑप्शन क्या बचा हमारा, AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। तो जो AgNO3 है यानी कि जो सिल्वर है, सिल्वर जो है कॉपर से लेस रिएक्टिव है, इसलिए जो कॉपर है वो सिल्वर को उसके नाइट्रेट सॉल्यूशन से उसको रिप्लेस कर देगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ऊष्मा स्थानांतरण यानी कि हीट ट्रांसफर के लिए किस माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पूछा है मीडियम, किसके लिए मीडियम नहीं चाहिए है। तो देखिए, जो प्रतिबिंब है, ऑप्शन ए प्रतिबिंब, ये तो बेसिकली ऑप्टिक्स में है। दूसरा इसमें क्या है, संवहन। तो संवहन में क्या होता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपना प्लेस छोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, तो उसकी जगह जो नया मॉलिक्यूल्स है वो इस लेता है। तो जो मॉलिक्यूल के ट्रांसफर्स, जो हीट का ट्रांसफर होता है वो होता है कन्वेक्शन। संचालन में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपना प्लेस नहीं छोड़ते हैं, बट थ्रू कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जो हीट, जैसे जो गर्म हो गया वो अपनी हीट जो उसके कॉन्टैक्ट में होगा उसको देगा, फिर वो नेक्स्ट को देगा। तो ये ऐसे देगा बेसिकली। एक तरह से अगर हम बात करें, जैसे अगर जो साइकिल स्टैंड होता है, तो अगर हम एक साइकिल को धक्का देते हैं तो फिर बाकी साइकिलों को गिराता चला जाता है। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है ना एनर्जी का, ये बेसिकली क्या है, ये कंडक्शन है, संचालन है। विकिरण ऐसा जो हीट ट्रांसफर है जिसके लिए हमको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका 12th का ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है। तो देखिए, जो ह्यूमन डाइजेशन का जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें जो स्टमक होता है, स्टमक में जो एसिड रिलीज होता है वो होता है HCl। तो HCl, इसमें ऑप्शन कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है वहाँ से रिलीज होता है, प्लस इसका काम क्या होता है, जो भी बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको मारता है ताकि इन्फेक्शन नहीं हो। प्लस जो पेप्सिन एंजाइम होता है, पेप्सिन एंजाइम के फंक्शनिंग के लिए जो एसिडिक मीडियम चाहिए होता है
उसको प्रोवाइड करता है ताकि पेप्सिन जो है अपना जो फंक्शन है प्रॉपर तरीके से कर सके। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया गया है 25 नंबर पे, किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। ठीक, तो हमें क्या चेक करना है, दूरी को बताना है कि दूरी को मापने के लिए कौन सा मीटर यूज़ किया जाता है। तो स्पीडोमीटर जो होता है वो स्पीड मेज़र करने के लिए किया जाता है, स्पीड, गाड़ी की स्पीड कितनी है। अमीटर जो होता है वो करंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो क्रोनोमीटर होता है वो टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। जो ओडोमीटर होता है, डी नंबर, जो क्रोनोमीटर है वो टाइम के लिए, एंड जो ओडोमीटर है वो ओडोमीटर जो होता है डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, जो डिस्टेंस ट्रैवल की गई है उसको मेज़र करने के लिए। तो 25 का ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट इसमें है, परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल, यानी कि हमको एटॉमिक मॉडल जो करने वाले पहले व्यक्ति थे उनको बताना है। तो इसमें जो है ऑप्शन है रदरफोर्ड, ई गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, नील बोर। तो जो पहला एटॉमिक मॉडल दिया था वो जे थॉमसन ने 1904 में दिया था। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो गया सी। इन्होंने जो मॉडल दिया था उसको हम बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, जो रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड ने 1911 में जो न्यूक्लियस है उसकी खोज की थी। ठीक है, और जो ई गोल्डस्टीन है इन्होंने कैनाल रे एक्सपेरिमेंट किया था 1886 में, और इन्होंने जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की खोज की थी, प्रोटॉन। जो नील बोर है उन्होंने क्या किया था 1913 में, 1913, ठीक है, 1913 में जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसकी कमियों को दूर करके एक नया क्वांटम मॉडल प्रस्तुत किया था। कब किया था? 1913 में। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा जे थॉमसन 1904। अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या। तो बेसिकली ये जो है किन किन जो प्रिंसिपल्स है उनकी व्याख्या से संबंधित है या किससे नहीं है। तो देखिए इसमें जो रेडियो धर्मिता का नियम है, बेसिकली जो रेडियो एक्टिविटी है, ये बेसिकली होता है जो एक्टिव डीके यानी एटॉमिक डीके जो होता है उससे संबंधित है। रेडियो एक्टिविटी डीके या एटॉमिक डीके, परमाणु क्षय। ठीक है, तो बेसिकली जो थर्ड पॉइंट है ये नहीं होगा। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसमें तीसरा ऑप्शन ये है तो ये नहीं होगा, ये थर्ड पॉइंट है इसमें भी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें नेक्स्ट इसमें सी में भी थर्ड है तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या बचा? हमारा ऑप्शन बचा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है 39। जो 39 है, 39 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किस जीवाणु बीमारी यानी कि बैक्टीरियल डिजीज को स्प्लीन फीवर यानी कि प्लीहा फीवर कहा जाता है। तो जो स्प्लीन फीवर है वो हम कहते हैं एंथ्रैक्स को, यानी ऑप्शन बी। इसको स्प्लीन फीवर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इसका इन्फेक्शन होता है तो जो एनिमल्स होते हैं, बेसिकली जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं जैसे गाय, भेड़, बकरी, तो उनकी जो स्प्लीन है ना वो उसका साइज बढ़ जाता है और इसी को हम बोलते हैं स्प्लेनिक फीवर भी बोलते हैं इसीलिए। ठीक है, जनरली पहले क्या होता है ना, ये पहले डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में होता है, फिर अगर एनिमल्स से जो जिसको हम जूनोटिक डिजीज़ बोलते हैं यानी एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है। अगर हम जो इन्फेक्टेड एनिमल्स है उनके कांटेक्ट में आएंगे तो मानव भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। अब हम जैसे जो बाकी ऑप्शन है उनकी बात करें, जो टाइफाइड है, टाइफाइड के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है उसको बोलते हैं सैल्मोनेला टाइफी। ठीक, ये जो कोलेरा है इसके लिए जो विब्रियम कोलेरी, विब्रियम कोलेरी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50।
इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक यानी कि रिएक्शन के टाइम पे एनर्जी रिलीज करती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी हैं? तो देखिए इसमें पहला जो है पानी का वाष्पीकरण, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, तीसरा है बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया, चौथा है कपूर का ऊर्ध्वपतन। तो देखिए जो पानी का वाष्पीकरण यानी कि हमें लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है, तो लिक्विड से गैस कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या होना देना पड़ता है, हमको हीट देनी पड़ती है। तो ये क्या हो गया, ऊष्माशोषी क्रिया हो गई, तो इसलिए ये नहीं होगा। ठीक। कपूर का ऊर्ध्वपतन, तो बेसिकली क्या है, कपूर जो है वो सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक। जो सल्फ्यूरिक एसिड का जो डाइल्यूशन होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड के डाइल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, हम वाटर में एसिड डालते हैं। ठीक है, ताकि जो हीट रिलीज हो रही है वो धीरे धीरे डिसिपेट हो सके, क्योंकि अगर हम एसिड में वाटर डाल देंगे तो बहुत सारी जो हीट है एक साथ रिलीज हो जाएगी और जो फ्लास्क है ना वो ब्लास्ट हो सकता है। तो बेसिकली जो डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सेम चीज़ इसमें देखिए, अगर जो बिना बुझे यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जो बुझे चूने के साथ पानी की क्रिया है, ये भी आपने देखा होगा जब हम घरों में किसी मिट्टी के बर्तन में जब हम चूने में पानी डालते हैं तो उससे जो बर्तन होता है वो पूरा गर्म हो जाता है। तो ये भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, किन जीवों में बीजाणु बीजाणु बोल ले तो स्पोर्स स्पोर्स द्वारा प्रजनन होता है। तो देखिए इसमें शैवाल में भी होता है, फर्न में भी होता है, बट जो कुछ शैवाल में होता है और कुछ फर्न में होता है, बट जो मेनली स्पोर्स यानी बीजाणु द्वारा जो प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो होता है फंजाई में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 64 जो है उसमें पूछा गया है कौन से निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण यानी लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के लिए अप्रोप्रिएट जो कंडीशन है उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए हमको गैस को यानी कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो देखिए अगर हम कम तापमान रखेंगे और कम दाब रखेंगे तो कम तापमान से क्या होगा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में पास पास आएंगे, उनकी एक्टिविटी कम होगी। तो ये कंडीशन तो फेवर करती है, लेकिन अगर लो प्रेशर होगा तो लो प्रेशर की वजह से क्या होगा ना कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, क्योंकि वो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगी। तो हमें क्या चाहिए, हमको हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर चाहिए। तो बेसिकली इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर होगा तो उनके बीच की जो काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ेगी और मॉलिक्यूल्स में दूर दूर जाएंगे। तो इसलिए जो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस है उसके लिए लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर चाहिए होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी, लो टेम्परेचर यानी कम तापमान और उच्च दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग है, लिक्विड पार्ट है? तो ऑप्शन ए इज प्लाज्मा, हमारा यही क्या है आंसर है। दो पार्ट होते हैं लिक्विड एंड सॉलिड, तो लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा आता है और जो सेल्स आती हैं वो सॉलिड पार्ट में आती हैं। तो जो WBC होती है वो बेसिकली जो हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक। और एंड जो RBC होती है वो बेसिकली हीमोग्लोबिन यानी कि जो ऑक्सीजन कैरी करने के लिए जो हीमोग्लोबिन है उसमें उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए, बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग के लिए, अगर हमारे पास कहीं कट लग जाता है या ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ताकि जो ब्लीडिंग एक्स्ट्रा ना हो, तो उसके लिए जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। जब डेंगू होता है तो डेंगू में जो प्लेटलेट्स होता है यही काउंट कम होता है। तो कई बार आपने देखा होगा ना, जब जो ब्लड प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो कई बार 4-5 हज़ार तक भी आता है और इंटरनल हेमरेज की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे लोगों की डेथ हो जाती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर ब्लड प्लेटलेट्स का काउंट बहुत कम हो जाएगा तो क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होती रहेगी। ठीक। फिर इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है निम्नलिखित से प्रथम कृत्रिमीय मानी कि फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट कौन सा है? तो जो फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट है
वो है टीसी, यानी कि टेक्नीशियम। ठीक है, इसकी खोज जो की गई थी वो खोज की गई थी 1937 में। की किसने थी? कार्लो पेरियर एंड एमिलियो सेग्रे, इन्होंने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है। ठीक है, तो मेलामाइन क्या है? मेलामाइन जो है एक हीट रेजिस्टेंट एंड हार्ड जो है प्लास्टिक है, जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। प्लास्टिक जो होते हैं देखिए दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ठीक है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक एंड दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको हम बार बार रीहीट करके हीट करके सॉफ्ट बना सकते हैं और उसको ठंडा करके उसको रिक्वायर्ड शेप दे सकते हैं। बट जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है उसको हम एक बार जिस शेप में कन्वर्ट कर देंगे उसको हम दोबारा रीहीट करके दोबारा उसको सॉफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो मेलामाइन है वो किसका एग्जाम्पल है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है, निम्नलिखित में से कौन सी विकिरणें शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती हैं? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इसमें जो कौन सा पेन रिलीफ के लिए, जो बॉडी में पेन हो रहा है उसके रिलीफ के लिए कौन सी रेज का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए है इंफ्रारेड, बी है यूवी, सी है विजिबल एंड डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें जो रेज हम यूज़ करते हैं बेसिकली मसल्स पेन के लिए और पेन रिलीफ के लिए, वो होती हैं इंफ्रारेड रेज। जो यूवी होती हैं बेसिकली जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको ख़त्म करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा जो कोविड के टाइम पे जो यूवी प्रोटेक्शन के लिए या स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ की जाती हैं, जैसे जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनको भी यूवी स्टेरिलाइजेशन किया जाता है ताकि जो सेफ़ इक्विपमेंट जो है ना सेफ़ रहें, जो है कि उनके इन्फेक्शन ना हो। तो यूवी का हम इस जो है इस और प्लस स्किन ट्रीटमेंट, इसके लिए हम यूवी को यूज़ करते हैं। जो विजिबल रेज हैं ये तो बेसिकली जो रेज है जो में नॉर्मल रेज है जिनका पेन रिलीफ से कोई लेना देना नहीं, जैसे हम जो देखने के लिए जो विबग्योर पढ़ते हैं ये किसका पार्ट है? ये विजिबल रेज का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन अंग, बी कोशिका, जीव, ऊतक। तो जो जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है वो है कोशिका। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है? सेल होती है। सेल जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाती हैं? टिश्यू। ठीक है, टिश्यू मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के बनी है क्या? ह्यूमन बॉडी या किसी भी एनिमल की बॉडी। ठीक है, तो और बेसिक एक क्वेश्चन इसमें यह भी पूछता है कि सेल थ्योरी किसने दी थी? जो सेल थ्योरी है वो किसने दी थी? सेल थ्योरी दी थी स्लाइडेन एंड स्वान। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। एंड सेल की खोज किसने की थी? सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो ये हमारे जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको यहाँ पे दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा एसिड अग्निशामक यानी सोडा फायर एक्सटिंग्विशर है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है, पहला है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट, दूसरा है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एल्यूमिनियम सल्फेट, सी है सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम कार्बोनेट, डी ऑप्शन है डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो देखिए इसमें जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास यानी कि फास्ट ग्रोथ, ठीक है, फास्ट ग्रोथ के लिए, फास्ट ग्रोथ को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है क्या है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एंड ऑक्सीजन। तो जो फास्ट ग्रोथ है उसके लिए नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम का यूज, जो पोटेशियम रिस्पॉन्सिबल है वो बेसिकली जो वाटर बैलेंस है, तो वाटर बैलेंस के लिए यूज़ किया जाता है। वाटर बैलेंस जो प्लांट होते हैं उनमें वाटर बैलेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पोटेशियम। प्लस जो डिजीज रेजिस्टेंस होता है उनमें यानी कि रोग प्रतिरोधकता होती है उसके लिए भी पोटेशियम रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है फॉस्फोरस। तो बेसिकली फॉस्फोरस जो होता है ना वो एनर्जी ट्रांसफ़र, प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में एनर्जी ट्रांसफ़र या एटीपी ट्रांसफ़र, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। प्लस रूट डेवलपमेंट के लिए भी फॉस्फोरस रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। तो जो क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है वो होता है प्रकाश को अवशोषित करने के लिए, ठीक। तो क्लोरोफिल क्या है, एक तरह का पिगमेंट है जो लीव्स में पाया जाता है, ठीक है। और उसको जो सनलाइट है उसको कैप्चर करने के लिए क्लोरोफिल के साथ कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है मैग्नीशियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एलिमेंट्री कैनाल है यानी कि आहार कैनाल है उसका कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है। तो जो लीवर से जो पित्त रस, पित्त यानी कि बाइल जूस यानी कि पित्त रस जो है वो प्राप्त होता है छोटी आंत में, ऑप्शन डी। तो जो बेसिकली जो पित्त रस होता है यानी जो बाइल होता है, बाइल जूस जो होता है, बाइल जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है लीवर में, ठीक है। और इसका जो स्टोरेज होता है वो पित्ताशय में होता है। और ये जो बाइल जूस होता है ये किस में हेल्प करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इसमें हेल्प करता है, ठीक है। और जो छोटी आंत होती है इसके 3 पार्ट होते हैं, इसका होता है डुओडेनम, जेजेनम और इलियम, ठीक है। तो ये 3 पार्ट होते हैं जिनसे जो जो भी खाद्यान्न होता है वो डाइजेस्ट होते हुए बड़ी आंत पे पहुंचता है, बड़ी आंत से फिर जो एनस होता है जी, जो मलाशय होता है उससे बाहर होते हुए उससे बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 116। तो इसका आंसर क्या हुआ, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि कौन सा एक गैर संपर्क बल है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो देखिए घर्षण बल है, ये भी क्या होता है कि जब किसी सरफेस के कांटेक्ट में कोई बॉडी होती है तो जो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहाँ पे ये लगता है, तो घर्षण बल होता है, इस ये कांटेक्ट फोर्स है। इफेक्टिव फोर्स भी एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है। बट जो चुंबकीय बल है ना, ये चुंबकीय जो मैग्नेटिक फील्ड होता है या मैग्नेटिक लाइंस होती हैं उनके माध्यम से लगता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरह का नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है। तो बेसिकली हमको ये जो रिलेशन है हमको ये देखना है। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं, ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ होता है कि अगर टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशंस सेम हैं तो जो किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही थी वो बेसिकली जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो अगर हम इसको प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो v अपॉन आर, तो बेसिकली v इक्वल्स टू, अब हम देखो हमें रिलेशंस देखना है यहाँ पे, तो अगर हम r को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू वी अपॉन आई, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया, इसी को हम बोलते हैं v इक्वल्स टू आई आर। तो ऑप्शन जो ऑप्शन डी है हमारा ये हो जाएगा आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है। तो पहले तो हम ये देखना है सोलर स्थिरांक है क्या। तो ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ का ये जो एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो आउटर सरफेस है इसके यूनिट
सरफेस एरिया पे जो भी जो सोलर रेडिएशन हमको प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका जो एग्जैक्ट जो इसकी एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है वो होती है 1.361 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वो इसको हम राउंड अप करेंगे तो कितना हो जाएगा, राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ करने में हो जाएगा 1.4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है CO2 प्लस H2O इक्वल्स टू C6H12O O6 6CO2 6H2O। ठीक, तो ये है नहीं। श्वसन में क्या होता है, श्वसन में बेसिकली जो भी एनर्जी होती है ना वो ब्रेक होती है उसके सिंपलर फॉर्म्स में, जब कि जो हम ऑक्सीजन के थ्रू। सी ऑप्शन क्या है, इसमें क्या होता है फर्मेंटेशन। इसमें जो होती है ये ऑक्सीजन, यानी कि जब जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके माध्यम से जो भी कंपाउंड्स होते हैं कार्बनिक कंपाउंड्स उनको ब्रेक किया जाता है। डिकम्पोजिशन में भी यही होता है। तो देखिए जो फर्मेंटेशन है वो डिकम्पोजिशन का एक स्पेसिफिक टाइप हो गया। तो अगर हम लार्जर टर्म में देखें तो अपघटन इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन आंसर दोनों सही है, ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। सो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि ये डिपेंड करता है कमीशन के ऊपर, कमीशन क्या आंसर मानेगा। तो इसके दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, सी भी और डी भी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसमें है 149, टेस्ला के समतुल्य है। टेस्ला क्या है, बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका यूनिट है। ठीक, तो हमको बोलना है कि ये किसके समतुल्य है। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा, फोर्स इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा। ठीक, तो अगर हम इनकी यूनिट की बात करें तो इसका जो यूनिट होता है टेस्ला। ठीक है, फोर्स का यूनिट होता है क्या, न्यूटन। ठीक है, अगर हम इनको इधर इनकी साइड चेंज करेंगे तो ये अपॉन में आ जाएंगे। तो आई का हो गया क्या, एम्पियर। ठीक है, एल का हो गया, लेंथ का हो गया मीटर। तो टेस्ला किसके इक्विवेलेंट है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। ठीक, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 149। तो जो BPSC 70th था उसमें इतने क्वेश्चंस थे जो मैंने अभी आपको सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, तो आपको कैसा लगा वीडियो, कुछ और डाउट्स हैं आपके तो वो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और तो फिलहाल मेरी तरफ से आज इतना ही। थैंक यू सो मच।